नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। ये बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से एक बड़ा हादसा हुआ। कई लोगों की जान चली गई और अभी भी 100 से भी अधिक लोग लापता हैं। ग्लेशियर टूटने के बाद तपोवन के पास एक झील भी बन गई और अब इस झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी ने एहतियातन टिहरी बांध से पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। दरअसल ग्लेशियर टूटने के बाद तपोवन के ऊपरी हिस्से में एक झील का निर्माण हुआ और अब इस झील में भारी मात्रा में पानी जमा हो गया है। ऐसे में झील के निचले हिस्से में बने बांध से पानी को नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर झील फटी तो बांध का पानी और झील में जमा पानी दोनों निचले इलाकों में बड़ी तबाही मचा सकते हैं। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे लोगों को निकालने का अभियान रविवार देर रात नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण रोकना पड़ा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही केंद्र सरकार ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से 4 बार फोन पर बात करी और पल पल की अपडेट लेते रहे। इसी बीच आज डीआरडीओ एक्सपर्ट की एक टीम भी उत्तराखंड पहुंचेगी। ये टीम चमोली में हादसे वाली जगह का मुआयना कर स्थिति का आकलन करेगी। डीआरडीओ एक्सपर्ट की टीम आसपास के ग्लेशियरों का भी अध्ययन करेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कल सुबह करीब 10:30 बजे एक बड़ा हादसा घटित हुआ। चमोली जिले के तपोवन में ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिरा और इससे बेतहाशा बाढ़ के हालात पैदा हुए और धौली गंगा पर बन रहा बांध बह गया। हमारे एजेंसीज के साथ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है ताकि ये ऑपरेशंस ठीक तरीके से आगे बढ़ पाए। जहाँ तक कि कल हम जो ऑपरेशंस करने वाले हैं उसका थोड़ा विवरण देता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया है, रेस्क्यू एजेंसीज और काफ़ी सारा लोड देहरादून पहुँचाया गया है। अब देहरादून से आगे अफेक्टेड एरियाज़ में कल सवेरे 6:45 बजे 6:45 ऑनवर्ड्स हम हेलीकॉप्टर्स में पर्सनल और लोड आगे ले जाएंगे। इसके साथ एक ALH में 6 साइंटिस्ट स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के साथ एरिया में जाएंगे एरियल रिकॉनेसेंस करने के लिए। हमने और भी जो एयरफील्ड्स हैं वहाँ पे जैसे गौचर, इनको भी एक्टिवेट कराने का काम शुरू कर दिया है ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सर्फेसेस रहें जहाँ से ये रेस्क्यू ऑपरेशंस कामयाबी के साथ पूरा किया जा सके। We are focusing on 2 areas. Number one, and these 2 areas are tunnel number 1 and 2. That is from that power project that is in Tapovan. In one tunnel, it was reported that 16 laborers are trapped. After 4 hours of efforts, the ITBP mountaineers and Jawans have rescued 12 people from the tunnel number 2. It was a 900-meter long tunnel, and the snout of this tunnel was covered with the debris. So the snout was first of all we removed the debris and went inside, and one by one we have rescued 12 men. Initially it was reported that 16 people have been trapped, but there were 12 people, and they said that there were only 12 people inside. 3 were unconscious when we took them out from the tunnel. Right now, 3 of them have been shifted to the hospital. We took them on the stretchers to the nearest road head. And now we are focusing on a second tunnel, that is tunnel number 1. It is said that some 30 people have been trapped inside that tunnel. तो ये आपको बता दें, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता और उत्तराखंड के ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। गौरव जी, भूपेंद्र जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। गौरव जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, जिस प्रकार से कल एक बड़ा हादसा उत्तराखंड में घटित हुआ, उत्तराखंड के चमोली में घटित हुआ, ये हादसा याद दिलाता है 2013 के उस हादसे की। हालांकि भीषणता 2013 वाले हादसे की ज़्यादा थी क्योंकि रात्रि के समय वो हादसा घटित हुआ था, लेकिन इस हादसे को भी हम कम नहीं आंक सकते। क्या कहेंगे गौरव जी? देखिए उमंग जी, पूरी तरह से इस घटना को अगर देखिए, सुबह ये 10:15 की घटना थी और 10:25 के बाद अगर कहा जाए पूरी तरह से ऋषिगंगा का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था और तपोवन विष्णुगाड़ जो पावर प्रोजेक्ट था वो क्षतिग्रस्त हुआ और जो ऋषिगंगा का जो पावर प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह बह गया। टोटल अगर बात करें, सुबह से लगातार न्यूज इंडिया पल पल के अपडेट देता गया और सुबह के बाद अगर रात
तक की अगर जो टोटल अपडेट आई है वो आई है, करीब 170 लोग अभी भी लापता हैं, जिसमें 2 पुलिस वाले लापता हैं और 3 स्थानीय लोग लापता हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को सफल रेस्क्यू किया गया है और कोशिश की जा रही है कि कल एक एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। वायुसेना कल अपना काम नहीं शुरू कर पाई है। तो जिस तरह के अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं कि वायुसेना आज सुबह से इस पूरे अभियान में जुटेगा। अब सबसे बड़ा जो ऑपरेशन है वो सर्च ऑपरेशन है और रेस्क्यू ऑपरेशन है। सर्च ऑपरेशन में लापता लोगों के बारे में खोजबीन की जाएगी, ढूंढा जाएगा, मृतक शरीरों को खोजा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा उत्तराखंड राज्य सरकार की। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 40 मिनट के अंदर घटना होने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने चॉपर के साथ वहां पहुंच जाते हैं, स्थानीय व्यवस्था का खुद आंकलन करते हैं, रेस्क्यू की टीमों को खुद प्रोत्साहित करते हैं। और मौजूदा समय में अगर उमंग कहा जाए ये बड़ी घटना है। अगर आपदाओं को लेकर अगर देखा जाए तो 2013 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हमें दोबारा से इस तरह की आपदा का दंश झेलना पड़ा हो। मौजूदा समय में चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के सीएम हो या फिर क्या नाम है आपके गुजरात के सीएम हो, सब लोगों ने फोन पर वार्ता की है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से, भरोसा दिलाया है कि इस दुख की घड़ी में वो सबके साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि खुद मुख्यमंत्री ने इस तरह के काम किए कि वो एक अभिभावक के तौर पर और इस आपदा में सबसे पहले खड़े हुए। यहाँ तक कि पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि मुख्य सचिव को खुद जो है आपदा कंट्रोल रूम में बैठाया गया उमंग, और वहां पर जो है पल पल की उन्होंने मॉनिटरिंग की। जी उमंग। जी बिल्कुल गौरव जी, आपने सही कहा। जिस प्रकार से सरकार ने भी तत्परता दिखाते हुए राहत और बचाव के कार्य शुरू करे वो भी वाकई में काबिल तारीफ है। और एक टनल में से करीब 16 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है और अभी एक और टनल जिसका कार्य रात को रोक दिया गया था वहां पर भी 30 लोगों के करीब फंसने की आशंका है। भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। राहत और बचाव कार्य तो खैर चल ही रहे हैं, तत्परता पूरी इसमें दिखाई जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें और तमाम रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच चुकी है। अभी की ताजा अपडेट क्या है भूपेंद्र जी? जिस तरीके से जो घटना घटी है उसके बाद से जो पूरा कोऑर्डिनेशन है ये अपने आप में रिमार्केबल है। और जो उसका गाजियाबाद के कल हिडन एयरवेज से करीब C-130J हरकुलस विमान और एनडीआरएफ की 2 कंपनियां यहाँ पे 15 टन रसद के साथ पहुंच गई थी। तो आज जो है थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे इस तरीके जो है सामान यहाँ पहुंचाया जाएगा। इसके आज सबसे जो खास बात यह है कि जिस तरीके से जो वहां पे जो घटना घटी है, ग्लेशियर टूटा है, तो उस ग्लेशियर टूटने के बाद से हमारी संरचना में, हमारी जो है आसपास के वातावरण में किस तरीके की हलचल हुई है उसको जानने के लिए भी एक टीम आ चुकी है साइंटिस्टों की, जो ये अभी थोड़ा सा देखेगी कि आसपास के एरिया को अंदर किस तरीके की गतिविधियां या हलचल है उसका भी आज मुआयना करेगी। देखिए ये उमंग सबसे बड़ी खास बात है कि ग्लेशियर का टूटना, उसके बाद जो इतनी बड़ी जो है घटना का घटना, तो उसके तहत जो है हम अभी तक का बात हमें ये करते आए हैं कि हमारी जितनी जान हानि हुई है, जो हमारी आपदा की वजह से जो जितना परेशानी हुई है, झेलनी पड़ी है, लेकिन इस तरीके की आपदा क्या थोड़ा समय पे और हो सकती है, इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, उसको जानने के लिए एक टीम आ चुकी है साइंटिस्टों की, जो यहाँ पे इस पूरे जो है प्रोजेक्ट के आसपास के जो एरिया था, ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे थे या इसके वजह से और भी निर्माण कार्य चल रहे थे, उसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है या जमीन के अंदर की जो गतिविधियां हैं ये संचालित हो रही हैं, उसमें कितना असर पड़ा है, उससे कितना जो है हमारा नीचे का जो पोर्शन जो है वो कितना डैमेज हुआ है, उसको लेकर के जो है जांच पड़ताल भी की जाएगी। ये तो एक पार्ट हो गया। और दूसरा यहाँ पे देखिए एनडीआरएफ की भी टीम आ चुकी है और जैसा मैंने बताया कि आपको हरकुलस विमान के यहाँ पे आई 2, लेकिन जो अभी 30 लोग फंसे हैं उनको बचाने के कार्य में भी लगे गए हैं, क्योंकि रात के रात 24 घंटे से कम समय में जो जितना युद्ध स्तर पर जो काम किया गया है ये अपने आप में सराहनीय है, योग्य है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है आप देखिए 2013 की आपदा के बाद से काफी रिसर्चें हुई थी, काफी जो है खगोल शास्त्री आए हुए थे, तमाम लोगों ने इस तरीके की जो है गतिविधियों पे जो भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण है जो लगातार उसके साइंटिस्ट यहाँ पे दौरा करते रहे और बताते रहे कि जो है जो जमीन के अंदर की प्लेट्स हैं उनके बीच में कितना तरीके का जो है वो हो रहा है, लेकिन उसकी जो तमाम रिपोर्टें बनी उनका भी आज अध्ययन किया जाएगा और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके तो उसको भी लेकर के जो है अब आने वाली समय पे जो थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा और उसको नई नई तरीके की जो चीजें हैं
उन पे देखा जाएगा कि इन हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से या छोटे मोटे निर्माण की वजह से या विकास कार्य जो चल रहे हैं उसकी वजह से जो है हमारी जो संरचना में परिवर्तन आ रहा है उस पर किस दिशा पे काम किया जा सके। और इसके अलावा जो थोड़ी देर में एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, आईटीबीपी के जवान हैं, अभी करीब 500 से 700 जवान मौके पे यहाँ पे कल से काम कर रहे हैं। जो टनल के अंदर लोग फंसे हुए हैं, खुद वहाँ पे जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो सेना नायक है सुमित बुलंदर, वो वहाँ पे उनको खुद अपने आप को हेड कर रहे हैं। डीजी अशोक कुमार भी कल वहाँ पर देर शाम पहुँच गए थे, खुद उन्होंने एक मिनट जो है स्थिति का जायजा लिया और लोगों अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके से है हमारी पहली प्राथमिकता जान माल को बचाने की है। तो यहाँ पे बस 10 से 15 मिनट बाद जो दिखे सभी लोग मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है चीजें आपको और तेजी से आगे दिखाई देंगी और जो कल जितनी तेजी से काम हुआ आज उससे मुझे लग रहा है आज उससे दुगनी तेजी से काम यहाँ पे दुगनी तेजी से काम होगा। बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भूपेंद्र जी, गौरव जी, आप हमारे साथ बने रहिए, अपडेट आपसे और लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड में कल हुए हादसे के बारे में सभी जरूरी अपडेट्स लेने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हम बात कर रहे हैं कल सुबह हुए एक दर्दनाक हादसे की, जिसने एक बार फिर उत्तराखंड वासियों को ही नहीं बल्कि समूचे देश को 2013 के उस हादसे की याद दिला दी, जिस वजह से उत्तराखंड में बेहद एक तबाही का मंजर देखा गया था। हमारे साथ में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता जी और भूपेंद्र गुप्ता जी, उत्तराखंड ब्यूरो हेड, हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आप दोनों का मैं रुक करूंगा, उससे पहले हमारे दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे वो दो तस्वीरें। एक तस्वीर आप देख रहे हैं 2013 की उस त्रासदी की, जिसने उत्तराखंड को हम कह सकते हैं एक ना भूलने वाला एक जख्म दिया था और उस जख्म को धीरे धीरे उत्तराखंड भूल ही रहा था कि कल 2021 में एक और ना भूलने वाला दर्द कल उत्तराखंड वासियों को मिला। देख सकते हैं अब 2013 में जो भीषण तबाही मची थी बाढ़ की वजह से, और जिस वजह से हमने देखा था कि उत्तराखंड में पानी का एक ऐसा सैलाब आया जो न जाने कितने लोगों को बहा कर ले गया, और कल एक ऐसा ही मंजर देखने को मिला। हालांकि कल के इस हादसे में अभी तक जान माल की इतनी हानि की अभी तक हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट नहीं आई है। सभी रेस्क्यू टीमें लगातार बनी हुई हैं, डटी हुई हैं और तमाम लापता लोगों को ढूंढा जा रहा है। कल 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया था और आज सुबह से ही टीमें अपने काम में लगी हुई हैं। ये दो तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं 2013 की उस त्रासदी की और एक कल हुए इस सैलाब की, जो ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड के चमोली में देखा गया। गौरव जी, भूपेंद्र जी लगातार हमारे साथ में बने हुए। गौरव जी, आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहेंगे, 2013 की त्रासदी के बाद में 2019 को उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें इसी ऋषि गंगा पन बिजली परियोजना से जुड़े कंस्ट्रक्शन के काम को लेकर खुद हाईकोर्ट ने भी सरकार से बोला था कि इसे आप चेक करवाएं और इसकी वजह से कोई और एक बड़े हादसे को तो कहीं हम न्योता नहीं दे रहे। क्या कहना चाहेंगे गौरव जी? उमंग बिल्कुल सही कहा कि इस तरीके की जनहित याचिका समय समय पर पड़ी है, जिसने तमाम बार जो है हमारे जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उस पर न सिर्फ चिंता जाहिर की है और बल्कि सरकार को चेताने का काम भी किया है। मैं एक घटना का उल्लेख करूंगा और कल इस घटना के बाद उस रिपोर्ट का बताया जाना और दर्शकों को भी समझाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो ऋषि गंगा के आसपास का जो एवलॉन्च बना है और एवलॉन्च बनने से जो ये घटना घटित हुई है, ये अचानक से नहीं हुई है, या इसको ये नहीं कह सकते उमंग कि इसका पूर्वाभास नहीं था। मैं आपको जो हमारे भूविज्ञानी हैं और यूशैक के निदेशक हैं डॉक्टर MP बिस्ट, उनकी एक रिपोर्ट का यहाँ पर उल्लेख करूंगा और आज तमाम न्यूज़पेपर पर प्रमुखता से ये रिपोर्ट छपी भी है कि पिछले 37 साल में लगातार बार बार उन्होंने चेताया है कि हमारे जो ग्लेशियर है वो लगातार पिघल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 37 सालों में हमारे जो ग्लेशियर हैं, 8 से अधिक ग्लेशियर जो चमोली के आसपास है, वो 25 या 26 वर्ग मीटर जो है वो खिसक चुके हैं और इनकी जो स्पीड है अगर बात की जाए वो 5 से 30 मीटर जो है वो प्रति वर्ष की स्पीड है। और आप ये समझ सकते हैं
कि जो जिस अभी अभी बहुत मैं आपको बताऊं कि वैज्ञानिक अभी इस पर पूरी रिपोर्ट देंगे कि क्या कैसे हुआ, मगर जो यूसेक के निदेशक और भू वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लगातार इस पर अपनी रिपोर्ट जो है जो भू विज्ञान संस्थान है उसके माध्यम से जो लॉन्च किया था, उसमें बताया है साहब कि ये जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और इनकी रफ्तार जो है वो सामान्य से बहुत ज्यादा है। 8 ग्लेशियर है। और इन्हीं बिष्ट साहब का ये कहना है उमंग कि कल वाली जो घटना हुई है वो घटना जो उनके अनुसार है वो इस तरह से घटित हुई है कि ग्लेशियर पिघलने का पानी एक जगह इकट्ठा हुआ और झील के रूप में तब्दील हुआ, और उसके बाद ये एवलांच बना। और एवलांच बनने के साथ जो है ये अलकनंदा में अगर बात किया जाए या ऋषि गंगा की बात की जाए या विष्णु जो क्षेत्र है गाढ़ उसकी बात की जाए, वहां पर पानी तेज बहाव में आया है। तो ये पहला संकेत है, और मुझे लगता है कि इस घटना के बाद राज्य सरकार अब इन भू वैज्ञानिकों को और जो ग्लेशियर के पिघलने का घटनाक्रम हो रहा है इसको और गंभीरता से लेगी। बड़ी बात यह है कि आप अगर इन बड़ी घटनाओं मतलब इन ग्लेशियर के पिघलनों को एकाएक नहीं रोक सकते हो तो उनके आसपास बस रही आबादी, क्योंकि मैं अगर अभी अभी अब आपको एक ताजा अपडेट दे दूं उमंग कि 11 गांव में राहत बचाव का कार्य चल रहा है और 5 गांवों को पहले ही खाली करा लिया गया था, जैसे जी जैसे ओवरफ्लो पानी का होता है, और अभी 5 से ज्यादा पुल बह गए हैं। तो अगर बिष्ट साहब की या इन भू वैज्ञानिक संस्था की अगर बात करें जिनकी रिपोर्ट लगातार पिछले 37 साल से ये चेता रहे हैं, और आपने जो घटना का उल्लेख करा, हाईकोर्ट में एक नहीं बल्कि कम से कम कई ऐसे मामले हैं जिसमें ग्लेशियर को पिघलने पर चिंता जाहिर की गई। लगातार राज्य सरकार इस पर चर्चा करती है, केंद्र सरकार के तमाम वैज्ञानिकों की मदद लेती है, मगर आज इस घटना के बाद, पहली तो 2013 में केदारनाथ आपदा हुई थी, उसमें दूसरी तरीके की चीजें खुलकर सामने आई थी, रिपोर्ट सामने आई थी, मगर अगर 37 साल से और इसी ग्लेशियर का अगर जिसका कल बात करें ऋषि गंगा का जो पानी बहा है, इसका बड़ा रिपोर्ट इनकी आशंकाओं में जाहिर था। तो आप समझ सकते हैं कि भू वैज्ञानिकों ने समय समय पर चेताया है, मगर मौजूदा समय में जो कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं या कई बार जो हाइड्रो प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े होते हैं, वो एक अब विषय यह है कि हम कितनी तैयारी के साथ इन चीजों को ला रहे हैं। जहां पर अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं वहां पर हमें विकास कार्यों को कैसे लेना है, किस तरह से रखना है, इन सवालों पर भी अब कुछ दिनों बाद चर्चा होगी। मगर मैं मूल चीज पर लौटता हूँ, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे जी इंपॉर्टेंट है 170 लोगों को खोजा जाना, जो लोग लापता है। साकुशल कुछ लोगों को बरामद किया गया है, इसके लिए पूरी टीम को बधाई है। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि सेना हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, सेना हो, इन सब का एक ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और अभी कुछ घंटे बाद फिर से ये अभियान तेज हो जाएगा, और हम अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट देंगे कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उमंग क्या क्या और किस तेजी से हो रहा है। जी जी बिल्कुल गौरव जी, आपने सही कहा, और जाहिर सी बात है न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम हमारे सभी दर्शकों को उत्तराखंड में हुए इस हादसे और रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी दे रहे हैं। भूपेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा, कुछ तस्वीरें आज सुबह की हमने देखी हैं, हमारे दर्शकों को भी हम वही तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज सुबह से ही कार्य वहाँ पर चालू हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन का। एक टनल में जेसीबी की मशीन वहां से मलबा निकाल रही है, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जेसीबी टनल के अंदर पहुंचकर रास्ता खोल रही है, लेकिन अंदर मलबा काफ़ी बड़ी मात्रा में वहां पर जमा हुआ है, लेकिन एसडीआरएफ और रेस्क्यू दस्ता मौके पर मौजूद है और बहुत तेजी से काम चल रहा है ताकि उस टनल में फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। भूपेंद्र जी, जिस प्रकार से अभी गौरव जी ने भी एक घटना पर प्रकाश डाला, और कई मरतबा न सिर्फ हाईकोर्ट के द्वारा बल्कि स्थानीय लोगों के द्वारा भी पिटीशन लगा कर सरकार को चेताया गया था, ग्रामीण लोगों ने बोला था एक बहुत बड़े हादसे को हम न्योता दे रहे हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, डैम वगैरह बनते हैं, उनमें कई बार विस्फोटक का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उस वजह से आसपास का इलाके में उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। भूपेंद्र जी, क्या वजह रही कि अभी तक इसको गंभीरता से नहीं लिया गया? देखिए उमंग, बिल्कुल सही कहा आपने। जब किसी प्रकार की कोई हादसा हो जाता है, किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती है, उसके बाद हम तमाम विषयों पे बात करते हैं, तमाम बिंदुवार तरीके बात होते हैं। और देखिए एक बार फिर से ये सिलसिला शुरू हो गया है। थोड़ी देर 1-2 दिन बाद जो है ये जब स्थिति जो सामान्य हो रही है,
उसके बाद से ये देखिएगा इस पर भी कम से कम महीनों बहस चलेगी कि इस तरीके से विकास के नाम पे हम जो है अपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, तमाम जो एक्टिविस्ट है वो सामने आएंगे, तमाम सरकारें और विपक्षों के बीच में नोकझोंक होगी, मीडिया की सुर्खियां बनेंगी। लेकिन अंतोगत्ता है क्या, इवेंचुअली हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें जब तक का इस तरीके की पर्यावरण के साथ हम छेड़छाड़ करते रहेंगे, ये विकास के नाम पे, चाहे हम किसी की चीज के साथ चाहे पेड़ कटान का मामला हो, चाहे ग्लेशियर के साथ वो हो, तो ये ग्लेशियर या हमारे जंगल, ये इस तरीके की चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। छोटा नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। जहाँ पे पिछली बार जब एक केदारनाथ में आपदा आई, उसके बाद ये लगाया गया कि बड़े पावर प्रोजेक्टों को चलाने के लिए यहाँ पे सरकार की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई पहले जो है पूरी सर्वे की जाएगी, पूरी रिपोर्ट दी जाएगी। जिस तरीके से गौरव बता रहे थे कि जो है तमाम बार आगाह किया गया, तमाम बार चेताया गया, उसके बाद भी जो है लोकल लेवल पर जो है या जो कार्यदायी संस्थाएं हैं वो उतने गंभीर और नहीं दिखाई देती हैं। वो धीरे धीरे उन चीजों का शुरुआती दौर में तो पालन करती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे प्रशासन और वैसे वैसे जो है काम करने वाली संस्था वो जो है बहुत तेजी से मुखर हो जाती है। वो नियम तोड़ने में उसको मजा आने लगता है और धीरे धीरे प्रशासन जो है उस पर अपनी लगाम जो है हल्की कर देता है। तो उसी का नतीजा ये होता है कि हम जो है जरूरत से ज्यादा मानकों से अधिक जाकर के काम करने लगते हैं और उसकी जो है हमें इस तरीके का दंड सामने झेलना पड़ता है। तो ये चीजों पे हमें बहुत गहन चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि ये किसी सरकार की वजह से या किसी लोगों की वजह से नहीं, जब तक हम अपने आप में स्वयं में नहीं परिवर्तन लाएंगे तब तक इस तरीके की चीजों को है। और सरकार को कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा कठिन नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ हार्ड स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और इस तरीके के जो बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से जब छोटी चीजों में तब्दील किया जा सके या किस तरीके से और इसका क्या अल्टरनेट हो सकता है, इस दिशा और दशा में भी हमें सोचना पड़ेगा। तब जाकर के ये इस तरीके की जो है, आप देखिए 10 साल में दो बार आपदा हो जा रही, 20 साल का राज्य है और लगातार ये तीसरी बार की आपदा है जो है प्रदेश उठ नहीं पा रहा है। विकास कार्यों के लिए आज छोटा स्टेट है, फाइनेंशियल जो है अपनी जो है जरूरतें पूरे करने की दिशा में लगा हुआ है और अगर वहां पे इस तरीके से चीजें होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं वहां पे घटती हैं, वो भी प्रकृति के तौर पे की तरफ से, तो आप सोचिए कि हमें दोनों तरफ से मार पड़ रही है। एक तो हमारी तरफ से जो हमारा प्रकृति जो है हमसे एक तरीके से जो है बदला ले रही है, दूसरा हमारे पास जान माल की जो है नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें ही को करना पड़ेगा, स्टेट को देखना पड़ेगा कि हम कब तक बार बार जो है सेंट्रल से बात करते रहेंगे या तमाम जो है हम पहले खुद अपने आप में इतने जो है कठिन नॉर्म्स बनाए, इतने जो है स्टेप बड़े नॉर्म, एक लाइन खींचे, एक इसको स्टेप लिया जाए कि किस तरीके से हमें बेहतर करना है। और अगर बड़े चीजें हैं तो इनको किस, अभी देखिए अब यहाँ पे चार धाम के लिए जो सड़कें बन रही हैं, उसके अलावा जो पर्वतमाला जो उसके तहत जो है ऑल वेदर रोड बन रही है, उसको भी लेकर के कई बार चिताया गया है कि भाई अगर इस तरीके के कई बार हमने देखा है छोटे मोटे हादसे हम लगातार हम लोग दिखाते चले आ रहे हैं कि ऑल वेदर रोड जो बन रही है उसमें किस तरीके की जो है नॉर्म्सों को, किस तरीके की चीजों को जो है पालन करते हुए काम किया। अगर इसी तरीके के जो काम जो चल रहे हैं और प्रदेश के अंदर उन पर अगर कार्यदायी संस्थाएं जो है बेलगाम हो जाएंगी, नियमों का पालन नहीं करेंगी और लोकल प्रशासन उस पर उसकी निगरानी ठीक से नहीं करेगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं उमंग कि हमें उसके दौरान, उस काम के दौरान हमको कुछ जो है सुनने को मिले या दिखाई दे कि इस तरीके की कोई चीजें और घटित हुई हैं। छोटे स्तर पे हो सकती है, बड़े उससे भी बड़े स्तर पे हो सकती है। तो इन सब चीजों पे जो तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है विकास के नाम पे आपका काम करना जरूरी है, लेकिन हमें एक कुछ अपने नियमों के साथ से, मानकों के साथ जो बने हैं उनसे हमें बिल्कुल जो है छेड़छाड़ नहीं करती। और ये निगरानी पूरी प्रशासन की है और सरकार की है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो विकास काम हो रहे हैं, उनको जो है बिल्कुल उन पे मॉनिटरिंग बहुत कड़ी हो और उनके नॉर्म्स बहुत जो है हार्ड बनाए जाए ताकि जो है किसी तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। इस तरीके की जो है तमाम चीजें हैं। और अभी जो अभी एक दो मेरी साइंटिस्टों से बात हुई उमंग, तो उनका ये भी कहना था कि देखिए इस तरीके की जो घटनाएं हैं इनका असर आज नहीं दिखाई देता, इनका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। इसीलिए जैसे मैंने आपसे कहा कि जो है आधा दर्जन साइंटिस्ट की टीम है वो आसपास के एरिया का मुआयना करेगी कि किस तरीके से जो प्रकृति जमीन के अंदर की हलचल है, जो प्लेट्स पे जो पूरी मूवमेंट होता है, अर्थ का मूवमेंट है, उसको किस तरीके से वो वहां पे डैमेज हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सी चीजें हैं तो वो आने वाले दिनों में जो है उसका हमें वो दिखाई दे, तो वो रिपोर्ट्स में चीजें सामने आती रहेंगी और वैसे वैसे हम वो जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। उमंग जी बिल्कुल भूपेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उत्तराखंड में घटित इस हादसे के बाद में कई अपनों को भी अपनों की तलाश ज़रूर होगी और हालांकि उस
सभी चीज़ों के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं, हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। खैर अब तो जैसे जैसे समय बीतेगा रेस्क्यू ऑपरेशंस की रफ्तार अब सूरज चढ़ने के साथ में और ज़्यादा अब गति पकड़ेगी, वैसे वैसे और लोगों के मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुत बखूबी इन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग करी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार उनसे पल पल की अपडेट्स ले रहे ताकि किसी भी प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन धीमा ना पड़े और जो सहायता जितनी भी की जानी है वो भरपूर दी जा रही है। गौरव जी, भूपेन जी, पल पल की अपडेट्स लेने के लिए हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तराखंड में घटित हुए इस हादसे के बाद में क्या अब शासन, प्रशासन और सबसे बड़ी बात जनता जागेगी। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और इस देवभूमि में देवों का वास है ऐसा भी माना जाता है और शायद इसीलिए न सिर्फ देश से बल्कि दुनिया से हर साल कई लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग इस देवभूमि के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस देवभूमि में जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसे लेने वो पहुंचते हैं, लेकिन कहीं आपका ये पुण्य इस देवभूमि के लिए घातक तो सिद्ध नहीं हो रहा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।